Assalamualaikum. I am Muhammad Riyaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johar Town, Lahore. आज हमने बात करनी है डाइजेशन इन मैन, यानी आज हमने बात करनी है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन बताने से पहले आप बताइए व्हाट इज डाइजेशन। तो याद रखिए, डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल स्मॉलर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। बाकी सारी कहानी है, बात इतनी सी है कि नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है ताकि वो इंटेस्टाइन के थ्रू आपके ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाए, फिर बॉडी सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाए और फिर वहाँ पर यूज़ हो सके। प्यारे बच्चों, आपको क्या चाहिए? आपको अमाइनो एसिड्स चाहिए, लेकिन मसला ये है कि वो तो प्रोटीन की सूरत के अंदर, वो बारबेक्यू की सूरत के अंदर, वो फ़िश की सूरत के अंदर मौजूद है। और प्यारे बच्चों, वो पूरा बारबेक्यू का जो पीस है, प्रोटीन का जो पीस है, वो आपकी बॉडी में डिफ्यूज़ तो नहीं हो सकता, वो आपकी बॉडी के सेल्स का पार्ट तो नहीं हो सकता, चूँकि वो पीस खुद मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। तो करना क्या है, उस लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म को डिफ्यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। आपको ग्लूकोज चाहिए, लेकिन वो तो स्टार्च की सूरत के अंदर मौजूद है, तो पहले उस स्टार्च को, उस पोटैटो को आपको डिफ्यूजेबल फॉर्म तक डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसे ब्रेक करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही प्यारे बच्चों, आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिक्वायर्स हैं, जो कि फैट्स की सूरत में, जो आलू वाले पराठे की सूरत के अंदर मौजूद है। तो फिर क्या करेंगे? उसे पहले डिफ्यूजेबल फॉर्म तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही डाइजेशन है कि ब्रेक डाउन ऑफ नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो सिस्टम, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी वो सिस्टम जो डाइजेशन करेगा, यानी नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म को डिफ्यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। और आपको मालूम है कि मैन में होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स की सूरत में फूड की इनटेक करेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सूरत में आप देखिएगा फूड की ओरल कैविटी के थ्रू इंजेशन होगी, फिर ओरल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी, वाटर सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगी, और फिर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी ब्लड के अंदर, फिर ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाएगी। लेकिन जिस पार्ट की डाइजेशन नहीं हुई, वो फीसिस की सूरत में बॉडी से एलिमिनेट, इजेशन कर दी जाएगी उसकी। तो आइए, यही स्टेप्स हैं। इंजेशन की बात होगी, डाइजेशन पे बात होगी, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन पे तो बातें होती रहीं, फिर आखिर में इजेशन पे बात आपको बतानी है। तो बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। याद रखिए, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री वैसे फूड को कहते, केनाल ट्यूब को कहते, एलिमेंट्री केनाल। इस एलिमेंट्री केनाल की जो इनर मोस्ट लेयर होगी, उसकी डायरेक्ट एसोसिएशन होगी फूड के साथ। और प्यारे बच्चों, इससे एसोसिएटेड, इस एलिमेंट्री केनाल से लिंक्ड आपको कुछ ग्लैंड्स भी मिलेंगे। तो हमने उन ग्लैंड्स के हवाले से भी बात करनी है, एक्सेसरी ग्लैंड्स की। एलिमेंट्री केनाल को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते। गैस्ट्रो तो स्टमक को कहते, इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? तो याद रखिए, ये हम कहते माउथ से लेकर एनस तक होता है।
यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो माउथ है और लास्ट पार्ट की बात कीजिए तो वो एनस है। और इसके बीच में जो भी कंपोनेंट्स आते हैं बारी बारी हमने उन सब पे बात करनी है। और प्यारे बच्चों, आपको बता दिया कि जो पहला कंपोनेंट होता है वो कौन है, आप बताइए। तो याद रखिए उसे हम लोग कहते हैं माउथ, या मोर अप्रोप्रिएटली आप कह दीजिए उसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। और याद रखिए इस ओरल कैविटी को हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते। इसके बाद फिर जो आपको एक कॉमन पार्ट मिलता है विंड पाइप के लिए और फूड पाइप के लिए, उसे हम लोग कहते हैं क्या, फेरिंग्स कहते। फेरिंग्स के फिर बाद आपको जो पार्ट मिलता है उसे हम लोग कहते एसोफेगस। एसो पास थ्रू को कहते, फेज ईटिंग को कहते, कि जो आपने पार्ट किया वो जिस डक्ट के थ्रू मूव करे, एसोफेगस यहाँ पर ग्रीन में शो कर दिया। फिर उसके बाद पार्ट आपको मिलेगा कौन सा, उसे स्टमक कहते। और इसकी वजह से डिसकॉन्टीन्यूअस फीडिंग पॉसिबल हुई। और जिनके अंदर स्टमक नहीं होता वो ज़्यादातर अरसा वो फीड ही कर रहे होते हैं, मुसलसल फीडिंग होती है कि जो डाइजेस्ट हो गया वो हो गया, वरना इजेस्ट हो जाता है, इजेशन हो जाएगी। और प्यारे बच्चों फिर बात करेंगे किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लास्ट में अपर्चर है, ओपनिंग है, उसे एनस कहते हैं, होल है लार्ज इंटेस्टाइन। और एसेसरी ग्लैंड्स के हवाले से बात कीजिए तो ये 3 टाइप्स के जो ग्लैंड्स हैं उनके हवाले से बात होती है ख़ास तौर पे। प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, एक को हम लोग कहते हैं क्या, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। और फिर जिक्र करेंगे किसका, लिवर का। और लिवर के बाद फिर बात होगी किसकी, पेंक्रियाज की। तो आइए धीरे धीरे इन सारे कंपोनेंट्स पे बात करते। सबसे पहली बात आपको बतानी है किस पे, ओरल कैविटी पे, या आप बोल दीजिए क्या, बक्कल कैविटी पे। यानी हमने माउथ की बात करनी है। और आपको मालूम ये जो माउथ होता है ये किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, इसके पार्ट्स कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों एक पार्ट तो इसका लिप्स हैं, फिर हम टंग का जिक्र करते हैं, टीथ की बात होती है, चीक्स की बात होती है, और रूफ ऑफ द माउथ इज नॉन एज पैलेट। ये तो आपका माउथ है। और अब ज़रा सुनिए, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, कैविटी की बात करते ओरल माउथ को कहते। तो याद रखिए हम कहते कैविटी बिटवीन दी जॉ इज नॉन एज ओरल कैविटी। और याद रखिए बक्का की एटमोलॉजी चीक्स हैं, तो हम कहते कैविटी बिटवीन दी चीक्स इज नॉन एज ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। या आप ऐसे भी बोल सकते कि कैविटी बिटवीन दी टंग एंड पैलेट इज नॉन एज ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। प्यारे बच्चों इस ओरल कैविटी के या बक्कल कैविटी के जो फंक्शंस हैं, आइए पर्टिकुलरली उन फंक्शंस के हवाले से हमने बात करनी है। और फंक्शंस के हवाले से बात कीजिए तो इसका जो पहला फंक्शन है वो क्या है, वो है सिलेक्शन ऑफ फूड। इसका जो पहला फंक्शन है वो क्या, सिलेक्शन ऑफ फूड। और सिलेक्शन ऑफ फूड के हवाले से बात कीजिए, हम कहते जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कौन है, वो टंग है। और टंग के ऊपर कुछ आउट ग्रोथ सी होती हैं, एक उनकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होती है और फूड को इस ओरल कैविटी में बैलेंस करने के अंदर वो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है टंग की।
और फिर दूसरी बात आपको टंग के हवाले से ये बतानी कि इसके ऊपर मौजूद होते हैं टेस्ट बड्स। तो बेसिकली वो जो टेस्ट बड्स हैं यही बेसिकली फूड की सिलेक्शन के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। यानी अगर आप माउथ के हवाले से बात कीजिए, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी के हवाले से बात कीजिए, तो सिलेक्शन ऑफ फूड में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो ओरल कैविटी। और आप देखिए आपकी ये जो ओरल कैविटी है ये किस कदर स्पेशलाइज्ड होती है कि अगर छोटा सा डस्ट पार्टिकल हो आपकी ओरल कैविटी आपको बता देगी। कभी यूं होता है कि फूड को च्यू करते करते महसूस होता है कोई सैंड पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है या कोई छोटा सा हेयर उसके अंदर मौजूद हो। आपकी ये ओरल कैविटी इस कदर स्पेशलाइज्ड है, ये आपको बता देगी कि बीच में कोई हेयर है। तो सिलेक्शन ऑफ फूड में ओरल कैविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर ख़ास तौर पे जो टंग है इसके हवाले से बात होती है। प्यारे बच्चों, सिलेक्शन ऑफ फूड में सिर्फ ओरल कैविटी ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले नहीं करती है, बल्कि ओरल कैविटी के इस फंक्शन को दूसरे कुछ और पार्ट्स हैं जो असिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्मेल के हवाले से बात करते हैं कि अगर तो फूड की गुड स्मेल है तो आप फूड को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से ये जो आइज़ हैं ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। अगर वो फूड दिखने में अच्छा लगता हो तो हम फूड को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ऐसे ही प्यारे बच्चों हम कहते ये जो टच है ये भी फूड की सिलेक्शन के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आप टच करें और कोई हार्ड पार्ट हो तो यकीनन आप उस हार्ड बोनी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट नहीं करेंगे ईटिंग के लिए। तो ये बकिया सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सिलेक्शन ऑफ फूड के हवाले से ओरल कैविटी को असिस्ट करते हैं। ये तो पहला फंक्शन था। अब आइए जो ओरल कैविटी का दूसरा फंक्शन है उसके हवाले से बात करें, और वो है क्या? ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन। ग्राइंडिंग कोई हम लोग कहते मैस्टिकेशन। याद रखिए मैस्टिकेशन की एटमोलॉजी है च्यूइंग प्रोसेस, यानी फूड को जो च्यू करने का प्रोसेस है उसे क्या बोलते? मैस्टिकेशन। याद रखिए इस ओरल कैविटी के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। इन दोनों में फ़र्क बताइए क्या होता है? याद रखिए एंजाइमेटिक डाइजेशन इज नोन एज केमिकल डाइजेशन। डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स is known as chemical digestion, and non-enzymatic digestion is known as mechanical digestion. Digestion with the help of force is known as mechanical digestion. Digestion with the help of muscles, digestion with the help of teeth is known as मैकेनिकल डाइजेशन। और ग्राइंडिंग की बात कीजिए या मैस्टिकेशन के हवाले से बात कीजिए, यानी चूइंग एक्शन, यानी नॉन एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ फूड इन ओरल कैविटी इज नॉन एज ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन, या हम कहते डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ इज नॉन एज ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन। और टीथ के हवाले से बात कीजिए, ये जो फ्रंट पे जो टीथ होते हैं इन्हें इंसीजर कहते, और याद रखिए इंसीजर्स कटर को ही कहते हैं। अगर लार्ज पीस को बाइट करना हो तो वो सामने से रख कर ही कट करेंगे ना। यानी अगर आप बर्गर खा रहे हो या शवारमा खा रहे हो तो प्यारे बच्चों क्या होता है, ये सामने वाले जो टीथ हैं इनसे ही कट करते हैं, इसीलिए तो इन्हें इंसीजर्स कहते हैं। और फिर प्यारे बच्चों इसके साथ में जो शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं उन्हें केनाइन कहते। केनाइन की एटमोलॉजी डॉग है, तो शायद डॉग के अंदर देखे तो नाम रख दिया केनाइन, कि डॉग की टीथ की तरह के टीथ हैं। और फिर उसके बाद आपको प्री मोलर्स मिलते हैं और फिर आखिर में मोलर्स। याद रखिए मोलर की एटमोलॉजी ग्राइंडर है, और बेसिकली ये प्री मोलर और मोलर
ये दोनों का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और ये बेसिकली ग्राइंडिंग ऑफ फूड के अंदर यानी क्रशिंग ऑफ फूड के अंदर और मेस्टिकेशन के अंदर हेल्प करते। और प्यारे बच्चों, ये जो केनाइन है ये बेसिकली बोन्स को ब्रेक करने के हवाले से और टेयरिंग के हवाले से, चीरने फाड़ने के हवाले से ये इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन क्या है? हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन इन ओरल कैविटी, और डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टीथ इज नोन एज ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन, और ये विद द हेल्प ऑफ टीथ होती है। अब इसके बाद जो तीसरा फंक्शन है, याद रखिए, वो लुब्रिकेशन है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है लुब्रिकेशन, यानी टू मेक फूड स्लाइमी एंड स्लिपरी, तो लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन के हवाले से बात कीजिए, अगर ये लुब्रिकेशन नहीं होती है तो याद रखिए च्यूइंग एक्शन ही नहीं हो पाएगा। और प्यारे बच्चों, ये ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन इसीलिए भी करनी ज़रूरी है ताकि वो जो लार्ज फूड पीस है उसके स्मॉलर पीसेस हो जाएं और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और एंजाइम्स का मैक्सिमम एक्सपोजर हो जाए उन बॉन्ड्स तक जिन बॉन्ड्स को उस एंजाइम ने ब्रेक करना है। अब लुब्रिकेशन के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब है टू मेक फूड स्लाइमी एंड स्लिपरी। ऐसा करना इसीलिए ज़रूरी कि इसकी वजह से ही च्यूइंग एक्शन होता है। याद रखिए, अगर कोई फूड मटेरियल माउथ के अंदर ड्राई रहे यानी सलाइवा की सिक्रीशन ना हो और लुब्रिकेटिंग एजेंट की सिक्रीशन ना हो तो फिर क्या होता है? च्यूइंग एक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और च्यूइंग इसीलिए भी करनी है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो और एंजाइम का मैक्सिमम एक्सपोजर हो सके उन बॉन्ड्स तक जिन बॉन्ड्स को एंजाइम ने ब्रेक करना है। और फिर एसोफेगस के हवाले से बात कीजिए, ये रिलेटिवली स्मॉलर पार्टिकल्स को पास थ्रू होना अलाउ करती है। अगर कोई लार्जर पीस हो तो वो प्यारे बच्चों स्टक भी हो सकता है, और ये कंडीशंस भी देखी गई हैं। अब लुब्रिकेशन के हवाले से फिर इसके साथ ही ओरल कैविटी का वो जो केमिकल डाइजेशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, ये बेसिकली फंक्शन है किसका? सलाइवरी ग्लैंड्स का। तो आइए बात बताऊं आपको सलाइवरी ग्लैंड्स की। सबसे पहले आप ये बताइए कि व्हाट इज ग्लैंड? तो याद रखिए सिक्रेटिंग टिश्यूज इज नोन एज ग्लैंड। याद रखिए ग्लैंड की एटमोलॉजी सफेरिकल है। शुरू में देखे गए तो गोल गोल थे, अभी भी गोल गोल हैं, इसीलिए तो इनका नाम रखते हैं क्या? ग्लैंड्स। तो ऐसे सेल्स जिनकी सिक्रीशन सलाइवा हो, ऐसे टिश्यूज जिनकी सिक्रीशन सलाइवा हो, उसे क्या कहेंगे? उन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स ही कहेंगे। और सलाइवरी ग्लैंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, आप उन्हें देख लीजिए। प्यारे बच्चों, ये आपको 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मिलते हैं। और 3 पेयर्स का जो मतलब है ये क्या? तो याद रखिए 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। MCQ की सूरत के अंदर पूछ लिया करते हैं। तो याद रखिए एक आपको मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सबलिंगुअल। याद रखिए सब लो को बिलो को कहते, लिंगुअल की एसोसिएशन टंग के साथ है। तो जो बिलो दी टंग होंगे उन्हें क्या कहेंगे? सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते। फिर आपको कुछ मिलेंगे सब मैग्जिलरी, अपर जा को क्या कहते? मैग्जिला, और लोअर जा को क्या कहते? मैंडिबल। तो सब मैंडिबुलर भी कहते। तो याद रखिए जो बिहाइंड दी जॉ होते उन्हें क्या कहेंगे? सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर कहते। फिर प्यारे बच्चों एक और टाइप के आपको मिलते हैं, उन्हें हम लोग कहते पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड की एटमोलॉजी नियर टू ईयर है। तो चूंकि ये ईयर के करीब होते हैं इसीलिए हम इन्हें क्या कहते? पैरोटिड ग्लैंड। और प्यारे बच्चों जो इनकी सिक्रीशन होती है, इनकी सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? सलाइवा। तो आइए अब बात करें किसकी? सलाइवा की। और सलाइवा के जो कंपोनेंट्स हैं आप इन्हें देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं किसकी? वाटर एंड म्यूकस की।
सबसे पहली बात जो आपको इसके हवाले से बता रहा हूँ वो क्या, वाटर एंड म्यूकस। और याद रखिए म्यूकस की तो एटमोलॉजी ही क्या, स्लाइमी स्लिपरी को कहते। तो इस वाटर और म्यूकस की वजह से बेसिकली क्या होती है, हम कहते लुब्रिकेशन होती है। फिर हम कहते इसके अंदर मौजूद होते हैं कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट, और याद रखिए सम अदर सॉल्ट्स होते हैं, सम अदर सॉल्ट्स। और अब इनका क्या फंक्शन है, याद रखिए इस सोडियम बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली उसी के वाटर के साथ मिल के तो प्यारे बच्चों एसिडिक सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करती है, और फिर क्या होगा, पीएच की मेंटेनेंस होती है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके हवाले से, याद रखिए जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन है सलाइवा की, उसे हम लोग कहते सलाइवरी एमाइलेज। और याद रखिए या सलाइवरी एमाइलेज को ही हम लोग कहते टायालिन। याद रखिए टायालिन की एटमोलॉजी ही सलाइवा है, क्योंकि सलाइवा के अंदर देखी गई तो नाम रख दिया क्या, टायालिन या सलाइवरी एमाइलेज। इस एंजाइम का फंक्शन क्या है, तो याद रखिए ये एंजाइम एक्ट करती है किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर, और स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देगी किसमें, ब्रेक करते करते फिर ये ब्रेक डाउन होती है कहाँ तक, डाइसैकेराइड यानी माल्टोस तक। और प्यारे बच्चों स्टार्च को यानी एमाइलोज को और एमाइलोपेक्टिन को भी ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोस में यानी डाइसैकेराइड में। तो ये सारी बातें थीं किसके हवाले से, ओरल कैविटी के हवाले से। तो प्यारे बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन के बाद और केमिकल डाइजेशन के बाद ये फूड जिस फॉर्म के अंदर आती है और टंग के रोलिंग एक्शन की वजह से ये एक ओवल आउट ग्रोथ की सूरत में आती है, इसे हम लोग बोलस कहते हैं। अब याद रखिए बोलस की एटमोलॉजी होती है क्या, ओवल आउट ग्रोथ। चूंकि ये ओवल आउट ग्रोथ की सूरत के अंदर होता है इसीलिए तो इसे क्या बोलते, बोलस कहते। बोलस पे किताब ने जो कुछ बातें लिखी हैं वो सुनिए। किताब ने लिखा है कि सोफंड सोफंड partially digested slimy food mass that is in the form of oval lump, ओवल आउट ग्रोथ, उसे बोलस कहते। यानी बोलस किसे कहते, ये जो सोफंड पार्शियली डाइजेस्टेड, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई अभी, चूंकि डिफ्यूजेबल फॉर्म तक फूड को कन्वर्ट करना, तो सोफंड partially digested slimy food mass that is in the form of oval lump is known as bolus। अब ओरल कैविटी के अंदर बोलस की फॉर्मेशन हो गई, अब इसका क्या करें साहब, अब स्वेल्विंग करेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए बात करते हैं किसकी, स्वेल्विंग की। स्वेल्विंग क्या होती है, हम कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बोलस फ्रॉम ओरल कैविटी टू एसोफेगस। यानी प्यारे बच्चों ये जो फेरिंग्स मस्कुलर पैसेज है और कॉमन डक्ट है विंड पाइप के लिए और फूड पाइप के लिए, तो यहाँ से प्यारे बच्चों इस फेरिंग्स में से इस बोलस को गुजार के एसोफिगस तक पहुंचाना, इसे स्वेल्विंग कहते। तो स्वेल्विंग क्या है, स्वेल्विंग इज ट्रांसफर ऑफ बोलस फ्रॉम ओरल कैविटी टू एसोफिगस। अब ये तो इजीली हो जाएगा, लेकिन कुछ मसले मसाइल हैं। प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि आपकी ओरल कैविटी का और नेजल कैविटी का आपस में लिंक होता है। बच्चे बहुत सारी बातें बता रहे होते हैं कि पानी पिए तो नोज के थ्रू आ जाएगा, तो मुश्किल बातें हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटे सिगरेट पीते हैं और वो जो मुंह के जरिए से धुएं को खींचते हैं और नेजल के ओपनिंग के थ्रू उनको बाहर निकालते हैं। तो ये आसान सी मिसाल है, इससे साबित होता है कि ओरल कैविटी का और नेजल कैविटी का आपस में लिंक है। तो प्यारे बच्चों ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि फूड ओरल कैविटी से नेजल कैविटी के अंदर आ जाए। और फिर नेक्स्ट जो दूसरा मसला,
वो ये है कि जो वेंट्रल साइड पे स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया है, विंड पाइप है, और ऐसे भी तो पॉसिबल हो सकता है कि फूड यहाँ से एंटर हो जाए किधर, ट्रैकिया में। अगर ऐसे हो गया तो डेथ हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसको इधर से भी बचाना है, नेजल कैविटी का जो आपस में लिंक है ओरल कैविटी के साथ, उसके साथ, और उस जगह से भी इसको बचाना है। तो अब करेंगे क्या? तो प्यारे बच्चों, ये स्वेल्विंग प्रोसेस किस तरह से होता है इसे समझ लीजिए। कुछ वॉलेंटरी एक्शंस हैं, कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं। वॉलेंटरी एक्शंस क्या है? तो याद रखिए, ये जो टंग है ये अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है। उससे होता क्या है, बोलस को पुश मिलता है बैकवर्ड। तो प्यारे बच्चों, ये वॉलेंटरी एक्शन है। फिर ये जब बोलस इस एसोफिगस के साथ एटसेट्रा टच करेगा तो फिर प्यारे बच्चों नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फिर इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को वो रेगुलेट करता है। अब जरा देखिए, हमने नेजल कैविटी से इस फूड को एंटर होने से बचाना है। तो याद रखिए, ये जो पैलेट है इसका आगे वाला पार्ट हार्ड होता है, बैक पे सॉफ्ट पैलेट है। तो वो जो इंटरनल नेजल ओपनिंग्स हैं वो किधर हैं? वो सॉफ्ट पैलेट के अंदर हैं। तो प्यारे बच्चों, होता है ऐसे ही, जैसे ही टंग अपवर्ड बैकवर्ड मूव करती है, सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करता है, तो इंटरनल नॉस्ट्रिल ऊपर जाकर बंद हो जाएंगे। यानी प्यारे बच्चों, ऐसे ये ओपन होते और अपवर्ड जाकर ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरफ से तो आपने फूड को बचा लिया। यानी क्या हुआ कि जब टंग अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगी, बोलस को पुश मिलेगा, सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करेगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स क्लोज हो जाएंगे। अब आ जाइए, बात करते हैं इस तरफ की। ट्रैकिया का ये जो अपर पार्ट है इसे लेरिंग्स कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा। और इसकी जो ओपनिंग होती है इसे ग्लोटिस कहते। और इसके ऊपर ये जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग क्या कहते, एपिग्लोटिस। इसका हिंज लाइक एक्शन होता है। तो जैसे टंग अपवर्ड और बैकवर्ड करती है मूव, इसका हिंज लाइक एक्शन होता है। और प्यारे बच्चों, वो जो हिंज लाइक एक्शन है वो किस तरह से होता है, ये देखिए। अगर ये आपके सर ने विंड पाइप आपको दिखा रहे, तो प्यारे बच्चों ये कौन है? अच्छा, ये ओपनिंग है कौन सी, ग्लोटिस। और ये कौन है, याद रखिए, एपिग्लोटिस। इसका क्या होता है, हिंज लाइक एक्शन होता है। यानी प्यारे बच्चों, इस तरफ और ये इस तरफ करेगा मूव, और फिर क्या होगा, लेस और मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ जाएगा। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होता, याद रखिए, लेस और मोर हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन पर आ जाएगा। उससे होगा क्या, वो फूड जो भी आ रही होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी किसकी तरफ, हम कहते हैं एसोफिगस की तरफ, यानी फूड पाइप की तरफ। यानी प्यारे बच्चों, इस वाले पार्ट का फिर हिंज लाइक एक्शन होता है और ये इस तरफ करेगा मूव। और अब जरा देख लीजिए कि जो भी फूड आएगी वो एपिग्लोटिस उसको डाइवर्ट कर देगा किसकी तरफ, फूड पाइप की तरफ। और फिर प्यारे बच्चों, फिर सुनिए जरा, हम कहते जैसे टंग अपवर्ड बैकवर्ड मूव करती है, सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करेगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स क्लोज हो जाते हैं। एक तरफ से फूड को आपने बचा लिया और अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी बचा लिया। और फिर प्यारे बच्चों, जैसे फूड डाउनवर्ड मूव करती है तो फिर क्या होता है, जैसे टंग अपवर्ड बैकवर्ड करेगी मूव, फिर इस एपिग्लोटिस का हिंज लाइक एक्शन होता है और ये प्यारे बच्चों लेस और मोर हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन पर आ जाएगा। और याद रखिए, उसी वक्त विंड पाइप ट्रैक किया, थोड़ा सा अपवर्ड करेगा मूव, और प्यारे बच्चों ऐसे है तो ये मजीद क्लोज हो जाएगा। फिर रिंग ऑफ मसल होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये मजीद ऐसे बंद हो जाएगा और ये एपिग्लोटिस फिर फूड को डाइवर्ट कर देगा किसकी तरफ, एसोफेगस की तरफ। फिर प्यारे बच्चों प्रोसेस शुरू होता है पेरिस्टालसिस। तो आइए बात करते हैं किसकी, पेरिस्टालसिस की। याद रखिए, पेरिस्टालसिस की एटमोलॉजी कॉन्ट्रैक्शन है। तो बेसिकली होता क्या है, एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और फिर रिलैक्सेशन है, और उस वेव की वजह से ये जो बोलस है इसको पुश मिलेगा। और याद रखना,
ये जो एसोफेगस से पेरिस्टाल्सिस, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल शुरू होती है, फिर ये होल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एंड तक ये क्या वेव मूव करती है। स्टार्ट कहां से होती है? एसोफेगस से। और फिर प्यारे बच्चों, एसोफेगस से लेकर एनस तक के हवाले से बात कीजिए, ये बेसिकली 4 लेयर्स कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है। याद रखिए, जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? म्यूकोजा बोलते हैं। और म्यूकोजा के बिलो सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलर लेयर मिलती है और आउटर मोस्ट सिरोजा है। ये एसोफेगस से लेकर आपको एनस तक ये 4 लेयर्स पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मिलती हैं। और इन्हीं सारे पार्ट्स के अंदर जो प्रोसेस है वो पेरिस्टाल्सिस भी हो रही होगी। याद रखिए, पेरिस्टाल्सिस क्या है? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, अब जरा आपने फोकस करना है कि यहाँ पर जो बोलस मौजूद है, बोलस मूव करते करते यहाँ पर आ गया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मसल्स के हवाले से कंडीशन है उसको देखिए। हम कहते जिस जगह पर ये बोलस मौजूद है वहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की क्या हो रही? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये थिन और इलोंगेटेड फॉर्म के अंदर आ गया और सर्कुलर मसल्स इस जगह पर क्या कर रहे? रिलैक्स कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, लेकिन इस बोलस के बिहाइंड में ये जो एसोफिगस का स्ट्रक्चर है, आज आप इस पर फोकस कीजिए। क्योंकि ये बंद है तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सर्कुलर मसल्स की क्या हो रही? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की रिलैक्सेशन। तो इन सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोलस पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और इस बोलस के बाद वाली जो जगह है वहां पर क्या होगा? हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या? थिन और कैसी हो जाएगी? शॉर्ट। और इस तरह से ये ओपन होना शुरू हो जाएगी और बोलस इसके अंदर आ जाएगा। तो इस मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से क्या होगा? हम कहते हैं बोलस के बिहाइंड में जो सर्कुलर मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, बोलस पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। लेकिन याद रखिए, उस वक्त बोलस के आगे की जानिब क्या होगा? हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये स्पेस बढ़ेगी, प्रेशर कम होता रहेगा। तो ये बेटे ज्यादा प्रेशर मिलेगा इस तरफ से और यहाँ पर प्रेशर कम है तो ये एसोफेगस से स्टमक की तरफ मूव करेगा। ये जो मूवमेंट है इसे पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ बोलस फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक इज थ्रू पेरिस्टाल्सिस। और प्यारे बच्चों, ये पेरिस्टाल्सिस कभी रिवर्स भी होती है कि एसोफेगस से मटेरियल यानी स्टमक से मटेरियल एसोफेगस में फिर ओरल कैविटी के थ्रू बाहर भी आ जाएगा और फिर इसी को नाम देते हैं वॉमिटिंग। तो याद रखिए, ये जो बोलस का एसोफेगस से स्टमक में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में आना, ये पेरिस्टाल्सिस के थ्रू है। और एंटी पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? अगर स्टमक से मटीरियल एसोफेगस के अंदर एंटर होकर ओरल कैविटी से बाहर आ जाए, रिवर्स प्रोसेस हो रहा, वॉमिटिंग फिर होती है इसकी वजह से। लेकिन जो प्रोसेस है वो क्या? एंटी पेरिस्टाल्सिस। याद रखिए, अगर आप 12 से 24 आवर्स अगर आप कुछ भी ना खाएं, जैसे रमज़ान में हो सकता है ऐसे, तो प्यारे बच्चों फिर क्या होता? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। ये इंडिकेशन होती है हंगर की। तो फिर प्यारे बच्चों क्या होगा? एसोफेगस में होलो पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसे हंगर पैंग कहते। पैंग अनकंफर्टेबल सेंसेशन को कहते और बेसिकली ये अनकंफर्टेबल सेंसेशन आपको बताती है कि आपको भूख लगी है साहब, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है। तो अगर आप 12 से 24 घंटे के बीच में कुछ भी ना खाएं तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल के लो होने की वजह से पेरिस्टाल्सिस होगी, लेकिन हो लो, उसके अंदर कोई फूड मटेरियल तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों फिर क्या होता है? ये हंगर पैंग किसकी वजह से? होलो पेरिस्टाल्सिस की वजह से। और ये जो एसोफेगस से ये बोलस का एसोफेगस से स्टमक तक आना है, ये किस प्रोसेस के थ्रू?
पेरिस्टाल्सिस के थ्रू, और फिर इसी तरह से, और वॉमिटिंग वो एंटी पेरिस्टाल्सिस से है। अब ये फूड पहुंच चुकी है किधर? स्टमक के अंदर। और याद रखिए इस स्टमक के ऊपर डायाफ्राम मिलता है आपको। डाया 2 को कहते फ्राम, फेंस को कहते पार्टीशन को। अ पार्टीशन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू, लोअर पार्ट इज नोन एज एब्डोमेन, अपर पार्ट इज नोन एज थोरैक्स या चेस्ट कैविटी बोलते हैं। और याद रखिए ये जो स्टमक की बात करनी है अब, और स्टमक के हवाले से बात की जाए तो हम कहते हैं ये बिलो दी डायाफ्राम और लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी होता है। आइए बात करते हैं डाइजेशन इन स्टमक। थ्री पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर एक्टिव डाइजेशन होती है, जहां पर एंजाइमेटिक सिक्रीशंस होती हैं, फिर डाइजेशन होती है। जहां पर एक्टिव डाइजेशन होती है वो पार्ट्स कौन से हैं? याद रखिए एक तो ओरल कैविटी है, फिर दूसरी हम स्टमक के हवाले से बात करते हैं, तीसरा जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। एसोफेगस के अंदर डाइजेशन कंटिन्यू रहेगी, और ये वही डाइजेशन है जो ओरल कैविटी से शुरू हुई। एक्टिव डाइजेशन नहीं है, यानी यहाँ पर कोई एंजाइमेटिक सिक्रीशन नहीं है और उसकी वजह से डाइजेशन नहीं है। तो डाइजेशन इन स्टमक, पहले तो लोकेशन बता दी कि बिलो द डायाफ्राम एंड लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये जो स्टमक है इसकी वॉल्स के हवाले से देख लें। एम्प्टी स्टमक की जो शेप होती है ये जे शेप्ड होती है, जे शेप्ड। और अब आपको बता दिया कि जो इसकी इनर मोस्ट लेयर होती है, अगर आप इसमें इनर मोस्ट लेयर के हवाले से बात की जाए तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं क्या? म्यूकोजा। और म्यूकोजा के बिलो जो लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा के बाद फिर आपको एक लेयर मिलेगी, याद रखिए उसमें बेसिकली जो मसल्स होते उन्हें हम लोग कहते मस्कुलर लेयर है, उसे हम ओब्लीक मसल्स कहते। ओब्लीक मसल्स के बाद फिर आपको मसल की एक और लेयर मिलेगी। और प्यारे बच्चों ये जो लेयर है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? यानी यहाँ पर आपको सर्कुलर मसल्स मिलते हैं। और आउटर मोस्ट लेयर के हवाले से बात कीजिए मसल्स की, इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलते हैं। और फिर इसके बाद वाली वो जो लेयर है अगर आप उसके हवाले से बात कीजिए तो वो होती है कौन सी? सिरोसा होती है। तो ये जो स्टमक के अंदर और पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो वॉल्स होती हैं वो बता दिया। यानी प्यारे बच्चों ये कौन सी है? म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलर लेयर होती है, फिर आउटर मोस्ट के हवाले से बात की जाए उसे सिरोसा कहते हैं। ये तो इनके अंदर जो वॉल्स होती हैं उनके हवाले से बात हो गई। अब आइए कुछ स्फिंक्टर मिलते हैं। याद रखिए स्फिंक्टर की एटमोलॉजी है टू होल्ड टाइटली, मजबूती से पकड़ के रखना। यानी ये एसोफेगस और स्टमक के बीच में एक रिंग ऑफ मसल होता है, इसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। एक किताब ने लिखा है चूंकि हार्ट के करीब होता है इसीलिए इसे कहते क्या? कार्डियक स्फिंक्टर। फिर इस पे बातें कुछ और भी हैं। और फिर याद रखिए ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बीच में एक और रिंग होता है मसल्स का, स्मूथ मसल्स हैं। तो प्यारे बच्चों इससे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर की एटमोलॉजी है टू होल्ड टाइटली। तो प्यारे बच्चों जो मजबूती से इसको पकड़ के रखता है। पाइलोरिक की एटमोलॉजी गेट कीपर है, यानी फूड जब तक प्रॉपर फॉर्म के अंदर नहीं आ जाएगा वो अलाउ स्लिप नहीं बनवा लेगा, ये गेट कीपर उसको बाहर निकलना अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब स्टमक की वजह से डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल हुई और प्यारे बच्चों ये पाइलोरिक स्फिंक्टर कॉन्टिन्यूसली ये तकरीबन क्लोज ही रहेगा, पार्शियली ओपन होता है। इसीलिए जो फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होगी वो पेरिस्टाल्सिस की पुश की वजह से थोड़ी थोड़ी फूड
इस स्टमक से एंटर होती है किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये तो इस स्टमक के दोनों एंड्स के हवाले से बात हो गई, इसकी वॉल्स के हवाले से बात हो गई। आइए अब बात करते हैं ये जो स्टमक के अंदर कैविटी है यहाँ पर क्या होता है। तो जाहिर बात है यहाँ पर दो काम हैं, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन है, और दूसरा याद रखिए इस पेरिस्टालसिस की वजह से फूड को पुश मिलता है इंटेस्टाइन की जानिब, और डिसकॉन्टीन्यूअस फीडिंग भी इसकी वजह से, यानी बात कीजिए तो डाइजेशन की बात होती है, डिसकॉन्टीन्यूअस फीडिंग की बात होती है, और बात है पुशिंग ऑफ फूड टुवर्ड्स इंटेस्टाइन। अब वॉल्स के हवाले से बात कीजिए तो आप बताइए, इनर मोस्ट वॉल्स ऑफ स्टमक इज नॉन एज म्यूकोजा। तो म्यूकोजा के अंदर आपको कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं, उन ग्लैंड्स की वजह से फिर प्यारे बच्चों क्या होता है, ये अभी देखिए उनकी सिक्रीशंस ही करेंगी काम। 3 टाइप्स के आपको मिलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन की बात नहीं हो रही अभी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसके अंदर हम जिक्र करते हैं क्या, म्यूकस सेल्स का, और फिर जिक्र होता है किसका, ऑक्जेंटिक सेल्स का, और लास्ट में फिर हम जिक्र करेंगे किसका, चीफ सेल्स का। याद रखिए ये जो म्यूकस सेल्स हैं ये बेसिकली सिक्रेट करते हैं किसको, म्यूकस को, और म्यूकस आपको मालूम ग्लाइकोप्रोटीन है, ये स्टमक की जो इनर मोस्ट वॉल है म्यूकोजा को कवर करेगी, और HCl का जो डैमेजिंग इफेक्ट है या एंजाइम का जो डैमेजिंग इफेक्ट हो सकता है म्यूकोजा पे, उससे स्टमक को बचा रही होती है। फिर ऑक्जेंटिक की एटमोलॉजी एसिड है, तो याद रखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं और पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं। पेराइटल की एटमोलॉजी वॉल है, स्टमक वॉल से आते हैं, तो आप बोल दीजिए क्या, पेराइटल सेल्स हैं। चीफ सेल्स को चीफ सेल्स इसलिए बोलते हैं, चीफ कंपोनेंट को ये सिक्रेट करता है, यानी चीफ कंपोनेंट कौन है, ये एंजाइम्स प्रिकर्सर को सिक्रेट करता है। और प्यारे बच्चों वो जो एंजाइम प्रिकर्सर है वो कौन, वो पेप्सिनोजेन है। और याद रखिए ये जो पेप्सिनोजेन फिर ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, पेप्सिन के अंदर, और पेप्सिन के अंदर इसको कौन करेगा कन्वर्ट, तो याद रखिए एक तो हम लोग कहते कि ये जो स्टमक के अंदर HCl है बेसिकली ये इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और दूसरा याद रखना कि ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन भी पेप्सिनोजेन पर एक्ट करती है, और फिर प्यारे बच्चों पेप्सिनोजेन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये एंजाइम। यानी बेसिकली अगर आप इस एंजाइम के हवाले से बात कीजिए तो इसकी एक्टिव साइट के अंदर एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ पेप्टाइड होता है, और प्यारे बच्चों फिर क्या होता है, हम कहते ये HCl इस बॉन्ड को कर देगा ब्रेक, या ये जो पेप्सिन है ये भी इस प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा, और उससे फिर क्या होगा, ये वाला पार्ट तो प्यारे बच्चों अलग हो गया, और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये भी फ्री हो गई। तो एंजाइम किस फॉर्म के अंदर आ जाएगी, एक्टिव फॉर्म के अंदर। अब इस पेप्सिन का फंक्शन क्या है, तो याद रखिए ये पेप्सिन एक्ट करता है किस पे, प्रोटीन पे, और फिर प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा किस में, एक तो प्यारे बच्चों याद रखना है पॉलीपेप्टाइड में, और फिर सेकेंड पेप्टोन्स। अब याद रखना स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज नॉन एज पेप्टोन्स। आप कहेंगे सर फर्क क्या हुआ, तो याद रखिए अगर ये कोई प्रोटीन है जो मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग, तो इसको पॉलीपेप्टाइड की सूरत में अलग अलग करना ये काम भी किसका, हम कहते हैं पेप्सिन का काम है, और फिर इनको स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना ये काम भी किसका, पेप्सिन का है। यानी पेप्टोन्स क्या है, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ
पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये तो पेप्सिन के हवाले से बात हुई। अब म्यूकस और HCl के हवाले से एक फंक्शन देखिए, ये इम्यूनिटी के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, फिजियोकेमिकल बैरियर्स हैं। और प्यारे बच्चों, ये पैथोजन को, स्टमक की जो HCl है पैथोजन को मार देगी, और ये जो म्यूकस है ये पैथोजन को बॉडी के अंदर और स्टमक वॉल के थ्रू ब्लड तक एंटर नहीं होने देगा। तो ये फिजियो केमिकल बैरियर्स भी हैं। और याद रखिए, फूड डाइजेशन के बाद स्टमक में जिस फॉर्म के अंदर आती है उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं क्या? काइम। याद रखिए, काइम की एटमोलॉजी जूस है। ये सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। और जब वॉमिट आता है तो बेसिकली उसके अंदर ये काइम ही तो आता है। और आप देखिए, वो कुछ लिक्विड पार्ट होता है, कुछ सॉलिड पार्ट होता है। तो सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर फूड डाइजेशन के बाद जब यहाँ पर होती है स्टमक में, उसे काइम कहते। आप कहेंगे कि सर एसोफेगस के अंदर भी मसल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन की बात नहीं की है। स्टमक के अंदर भी मसल्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर फिर मैकेनिकल डाइजेशन क्यों नहीं हो रही? तो याद रखिए, स्टमक के अंदर एक थर्ड लेयर ऑफ मसल है, उसे कहते ओब्लीक मसल। तिरछे मसल्स होते हैं। इन ओब्लीक मसल्स की वजह से मैकेनिकल डाइजेशन होती है स्टमक में, उसे हम चर्निंग कहते। मुझे आपसे पूछना, मैकेनिकल डाइजेशन इन ओरल कैविटी इज नॉन एज मेस्टिकेशन, ग्राइंडिंग। लेकिन याद रखिए, मैकेनिकल डाइजेशन इन स्टमक इज नॉन एज चर्निंग। मैकेनिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ओब्लीक मसल्स इज नॉन एज चर्निंग। ये स्टमक तक और काइम तक के हवाले से बात हो गई। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।